मेरा नाम राधा है और मैं विवाहित हूँ। मेरी उम्र 25 साल है जबकि मेरे पति प्रकाश 30 वर्ष के हैं। लोग मुझे अक्सर 20-22 साल की ही समझते हैं, जिसकी एक वजह तो यह है कि प्रकृति ने मेरे शरीर की बनावट ही ऐसी बनाई है कि मैं अपनी उम्र से कहीं कम दिखती हूँ। मेरी त्वचा अब भी ऐसी चमक रखती है जैसे कमल का फूल खिला हो। मेरा कद 5 फुट 4 इंच है और वजन लगभग 50 किलोग्राम है। मैं हमेशा सादी लेकिन परिष्कृत भारतीय साड़ियों और सलवार कमीज में दिखती हूँ। दूसरी वजह यह है कि मैं अपने आहार और फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं हर सुबह योगा करती हूँ और शाम को 1 घंटे की सैर मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। मेरा नाश्ता हमेशा फल और दही पर आधारित होता है और रात के खाने में हल्की दाल रोटी मेरी पसंदीदा है। इसीलिए 30 साल की होने के बावजूद मैं अब भी दुबली पतली और स्मार्ट महिला हूँ। शादी को 3-4 साल गुजरने के बावजूद हम अभी तक बच्चों के आशीर्वाद से वंचित हैं। ये बात अक्सर मेरे दिल में एक खालीपन पैदा करती है, लेकिन मैं और प्रकाश ने यह फैसला किया है कि हम हर चीज़ भगवान की मर्जी पर छोड़ेंगे। ये तो था मेरा छोटा सा परिचय। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो आज से कुछ समय पहले मई के महीने में घटित हुई। यह गर्मियों की छुट्टियों का मौसम था, जब हर तरफ सूरज अपनी पूरी तपिश दिखा रहा था। चक्री रेस्ट एरिया, एक नया मोड़ और एक अज्ञात खतरा। चक्री रेस्ट एरिया में लगभग आधे घंटे रुकने के बाद हमने दोबारा अपनी यात्रा शुरू की। सूरज अब पश्चिमी क्षितिज की ओर झुक रहा था और शाम की सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। प्रकाश ने अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और हम देहरादून की तरफ रवाना हो गए। टीवी अभी भी हमारी आगे वाली सीट पर मौजूद था और मुझे उसी तरह पीछे आकाश के साथ तंग सी जगह पर बैठना पड़ रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने दिल को समझाया कि यह बस कुछ देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून का रास्ता वैसे तो खूबसूरत है, लेकिन गर्मी और सड़कों पर ट्रैफिक की वजह से सफर थका देने वाला साबित हो रहा था, खासकर उन ट्रकों की वजह से जो मोटरवे पर धीरे चल रहे थे और हमारी छोटी गाड़ी को बार बार ब्रेक लगानी पड़ रही थी। प्रकाश गाड़ी चलाते हुए गाने सुन रहे थे और कभी कभी मुझसे और आकाश से बातें भी करते थे, लेकिन ज्यादातर वह अपनी धुन में रहते थे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मैं पिछली सीट पर आकाश के साथ बैठी थी और हमारे बीच एक खामोश बातचीत चल रही थी। हम दोनों की नजरें बार बार मिलती और हर बार एक मुस्कुराहट का आदान प्रदान होता। यह मुस्कुराहटें सिर्फ नजरों की नहीं थीं, बल्कि दिल से दिल तक का एक सफर था। कभी आकाश मेरे कान में फुसफुसाता, भाभी आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, यह रंग आप पर बहुत झंझता है। तो कभी मैं उससे पूछती, आकाश तुम्हें फौज में शामिल होकर डर नहीं लगता? यह तो बहुत खतरे का काम है। और वह हंसते हुए कहता, जब आप जैसी भाभी साथ हों तो मुझे किसी चीज का डर नहीं, मौत भी आ जाए तो हंसते हंसते गले लगा लूंगा। उसकी यह बातें मेरे दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ा रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती और मुझे अपने गालों पर लाली महसूस होती, जैसे ग्रीष्मकाल की शाम में सूरज की आखिरी किरणें किसी गुलाब की पत्तियों को छू रही हों। हमारी गाड़ी अब देहरादून की खूबसूरत पहाड़ियों की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में हम हरिद्वार से गुजरे। प्रकाश ने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि उन्हें समय पर देहरादून पहुंचना था। मैंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की कि एक बार फिर हरिद्वार आने का मौका मिले। जैसे ही हम हरिद्वार से निकले, सूरज पूरी तरह अस्त हो चुका था और अंधेरा छाने लगा था। सड़क के किनारे लगी छोटी दुकानों पर लालटेनें जलने लगी थीं। एक अज्ञात मोड़ और रास्ता भटक जाना। लगभग 1 घंटा हरिद्वार से आगे निकलने के बाद प्रकाश अचानक चौंके और गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। अरे यह क्या? वह बुदबुदाए। मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ प्रकाश? क्या हम गलत मोड़ पर आ गए हैं? आकाश भी आगे झुका और बोला, प्रकाश भाई ये सड़क तो मुझे पहचानी नहीं लग रही। प्रकाश ने अपना मोबाइल निकाला और गूगल मैप्स देखने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बहुत कमजोर था। यह तो कोई पुरानी सड़क लग रही है। शायद मैं गलती से दाहिने मुड़ गया, इससे पहले कि मेन रोड खत्म होती। उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वह एक पल के लिए खामोश हुए, फिर बोले, कोई बात नहीं, हम किसी से पूछ लेंगे। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें और दूर से किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे जो रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। मुझे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। क्या हम किसी मुश्किल में फंस गए थे? प्रकाश ने कुछ देर गाड़ी चलाई, लेकिन कोई आबादी या लोग नजर नहीं आए। सड़क तंग और जटिल होती जा रही थी और गाड़ी के टायर कंकड़ पर फिसल रहे थे। अचानक एक मोड़ पर हमें सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली पुरानी थी, उसकी दीवारें काई से भरी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। उसके आसपास घना जंगल था और ऊपर एक बड़े बरगद का पेड़ फैला हुआ था, जिसकी जड़ें हवेली की दीवारों में ढंसी हुई थीं।
हवेली के राज और एक रहस्यमयी बुजुर्ग, शायद यहाँ कोई मिल जाए, प्रकाश ने कहा और गाड़ी हवेली के सामने रोकी। मैं और आकाश एक दूसरे को परेशानी से देखने लगे। हवेली से एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे पुरानी लकड़ी और मिट्टी की। प्रकाश ने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर वह गाड़ी से उतरे और गेट पर दस्तक दी। कोई है? उन्होंने आवाज दी। कुछ देर बाद गेट पर एक रहस्यमयी बुजुर्ग महिला प्रकट हुई। उनके बाल सफेद थे और उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर चीज को जानती हो। उन्होंने एक पुरानी मैली सी साड़ी पहन रखी थी और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। कौन हो तुम लोग और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने एक सख्त लहजे में पूछा। प्रकाश ने सम्मान से कहा, माता जी, हम रास्ता भटक गए हैं। हमें देहरादून जाना है। क्या आप हमें रास्ता बता सकती हैं? बुजुर्ग महिला ने हमारी गाड़ी को, खासकर पीछे रखी चीजों को, एक गहरी नजर से देखा। उनकी नजरें कुछ देर के लिए आकाश पर ठहरीं, फिर मुझ पर। मुझे लगा जैसे वह मेरे दिल का हाल जान गई हो। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो मुझे अजीब लगी। देहरादून? इस रास्ते से तो कोई देहरादून नहीं जाता, उन्होंने कहा। तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा वापस। फिर उन्होंने प्रकाश को एक जटिल रास्ता बताया जो हमें वापस मेन हाईवे पर ले जाता। उनका लहजा अजीब था, जैसे वह कोई पहेली बूझ रही हो। और हाँ, वह बोली, रात बहुत हो चुकी है। तुम्हें एक रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी। यहाँ कोई और जगह नहीं है। मेरा एक छोटा सा कमरा है, तुम लोग वहाँ आराम कर सकते हो। प्रकाश ने मेरी तरफ देखा। मेरा दिल घबरा रहा था, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। हम इस सन्नाटे वाली जगह पर रात नहीं गुजार सकते थे। शुक्रिया माताजी, प्रकाश ने कहा। हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। बुजुर्ग महिला ने हमें हवेली के एक कोने में बने एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया। कमरा बहुत सादा था। उसमें एक पुरानी चारपाई और एक लालटेन रखी थी। कमरे से हल्की सी धूनी की खुशबू आ रही थी, जैसे यहाँ पूजा होती हो। हवेली की रात और बढ़ती निकटता। प्रकाश ने टीवी और कुछ जरूरी सामान गाड़ी से उतारा और कमरे में रखा। आकाश ने भी अपना बैग रख दिया। हम सब ने पानी पिया, जो बुजुर्ग महिला ने हमें दिया था, और वह भी अजीब सा स्वाद रखता था। रात के खाने के लिए बुजुर्ग महिला ने हमें सादी सी दाल रोटी दी, जो शायद उन्होंने कहीं से मांग कर लाई थी। खाने के बाद हम सब सोने की तैयारी करने लगे। कमरे में सिर्फ एक चारपाई थी, जिस पर प्रकाश और मैं बमुश्किल समा सकते थे। आकाश ने कहा कि वह नीचे फर्श पर चादर बिछाकर सो जाएगा। मुझे आकाश पर तरस आया, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब हम सोने लगे तो प्रकाश फौरन गहरी नींद सो गए, लेकिन मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में दिन भर की घटनाएं घूम रही थीं, खासकर आकाश की निकटता और उसकी बातें, और फिर इस रहस्यमयी हवेली और बुजुर्ग महिला का लहजा। मुझे महसूस हुआ कि यह हवेली कोई आम जगह नहीं है। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठा है। मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि आकाश मेरे साथ चारपाई के किनारे पर बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। क्या हुआ आकाश, तुम सोए नहीं? मैंने फुसफुसाहट में पूछा। नहीं भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही। उसने मेरे हाथ को हल्के से छुआ। ये जगह मुझे अजीब लग रही है। मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये हवेली, मुझे डर लग रहा है। डरे नहीं भाभी, मैं हूं ना। उसने मेरे हाथ को थोड़ा मजबूती से थामा। जब तक मैं हूं, आपको कोई खतरा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला, लेकिन उसकी निकटता से मेरी धड़कनें तेज हो गईं। रात भर हम इसी तरह एक दूसरे के करीब बैठे रहे, धीरे धीरे बातें करते रहे और एक दूसरे को तसल्ली देते रहे। मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता बन रहा है जो सिर्फ एक भाभी और देवर का नहीं था। ये एक ऐसी खिंचाव थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। एक नया मोड़, हवेली में रहस्यमयी आवाजें। रात के पिछले पहर, जब अंधेरा और गहरा हो चुका था, मुझे कमरे से बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दीं। ये फुसफुसाहट जैसी आवाजें थीं, लेकिन इतनी धीमी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जा रहा है। मैंने आकाश को कोहनी मारी। क्या हुआ भाभी? उसने नींद से बोझिल आवाज में पूछा। कुछ आवाजें आ रही हैं, मैंने फुसफुसाहट में कहा। आकाश भी जाग गया और कान लगाकर सुनने लगा। वाकई बाहर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराने गीत गा रहा हो या कोई प्रार्थना पढ़ रहा हो, लेकिन आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी। अचानक एक जोरदार हंसी की आवाज आई, इतनी भयानक कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आकाश भी चौंक गया। ये क्या है भाभी? आकाश ने भयभीत लहजे में पूछा। पता नहीं, मैंने कांपते हुए जवाब दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। आकाश उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं देखता हूँ कौन है। नहीं आकाश, मत जाओ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ से मत जाओ,
मुझे अकेला मत छोड़ो। फिक्र न करें भाभी, मैं बस देख कर आता हूँ। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आकाश ने मुझे तसल्ली दी और आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाजें अब ज्यादा स्पष्ट हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के पिछले हिस्से से आवाजें आ रही हों। आकाश ने धीरे से कदम बढ़ाए और मैं उसके पीछे खड़ी डर से कांप रही थी। वह हवेली के मुख्य आंगन की तरफ बढ़ा, जहां से आवाजें आ रही थीं। मैंने देखा कि आंगन के बीच में बरगद के पेड़ के नीचे एक वृत्त बना हुआ था और उसी बुजुर्ग महिला की आवाजें आ रही थीं। वह कुछ अजीबोगरीब शब्द बोल रही थी और उनके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी। उनके इर्द गिर्द कुछ और परछाइयां भी नजर आ रही थीं, जो बुजुर्ग महिला के साथ कुछ क्रिया कर रही थीं। यह दृश्य इतना रहस्यमयी और भयानक था कि मेरे दिल की धड़कनें रुकने के करीब थीं। मैंने आकाश को देखा, उसके चेहरे पर भी डर के आसार थे। अचानक बरगद के पेड़ से एक तेज हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। एक पल के लिए पूरी तरह अंधेरा छा गया और फिर एक तेज चीख सुनाई दी। वह चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जो इस दुनिया की नहीं लग रही थी। मैंने जल्दी से आकाश का हाथ खींचा और हम दोनों भागकर कमरे में वापस आ गए। हमने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे चेहरे पसीने से तरबतर थे और सांसें तेज चल रही थीं। ये क्या था आकाश? मैंने फुसफुसाहट में पूछा। यहाँ कुछ गलत है। मुझे नहीं मालूम भाभी, आकाश ने कांपते हुए कहा, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। रात के बाकी लम्हे हम डर के साए में बैठे रहे और हमें नींद नहीं आई। हर छोटी सी आवाज हमें चौंका देती थी। प्रकाश बेखबर सो रहे थे, जिस पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि वह हमें इस हाल में सोता छोड़ गए। सुबह का उजाला और एक नई सच्चाई। सुबह हुई तो हम सब ने बुजुर्ग महिला का शुक्रिया अदा किया और उनसे आगे का रास्ता पूछा। उन्होंने एक बार फिर हमें अजीब नजरों से देखा और एक चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ हमें विदा किया। तुम्हारी यात्रा सफल हो बेटा, उन्होंने आकाश से कहा। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो रात की अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी, और उनकी मुस्कुराहट में कोई पोषित रहस्य था। जब हम हवेली से बाहर निकले तो सूरज पूरी आब उताब से चमक रहा था और रात का सारा डर खत्म हो गया था। प्रकाश ने नई ऊर्जा के साथ गाड़ी स्टार्ट की और हम मेन हाईवे की तरफ चल पड़े। रास्ते में प्रकाश और मैं हंसी मजाक करते रहे, लेकिन मेरे दिल में आकाश के साथ गुजरी रात के लम्हे हमेशा के लिए अंकित हो चुके थे। यह एक ऐसा राज्य था जो मैं हमेशा अपने दिल में ही रखना चाहती थी। प्रकाश ने गाड़ी चलाते हुए बताया कि सड़क पर गूगल मैप्स का सिग्नल वापस आ गया है और हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। हमारा फोन चक्री रेस्ट एरिया के बाद से ठीक से काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मुझे याद आया कि बुजुर्ग महिला ने भी यही कहा था कि तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा वापस। क्या वह जानती थी कि हमारा फोन काम नहीं करेगा? और क्या वह हमें जानबूझकर वहां रोकना चाहती थी? जब हम मेन हाईवे पर पहुंचे तो मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। मैंने आकाश की तरफ देखा। वह भी आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर भी रात की परेशानी के आसार नुमायां थे। देहरादून की तरफ एक नई चुनौती। देहरादून पहुंचकर हमने एक छोटे से होटल में क़ियाम किया। कमरे में आते ही मैंने प्रकाश को रात की घटनाएं बताईं, लेकिन उसने उसे महज मेरा वहम करार दिया। राधा, तुम ज्यादा सोच रही हो। बुजुर्ग लोग अक्सर ऐसे होते हैं, और रात को जंगल में आवाजें आना तो आम बात है। प्रकाश की बात सुनकर मैं निराश हो गई। मुझे लगा कि वह मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। आकाश भी खामोश था, उसने कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वाकई यह सब मेरा वहम था या इस हवेली में कुछ ऐसा था जो हम समझ नहीं पा रहे थे। अगले दिन हम देहरादून के खूबसूरत स्थान देखने निकले। प्रकाश, जो हमेशा व्यस्त रहते थे, आज हमारे साथ थे। देहरादून की खूबसूरती ने मेरे मन से कुछ देर के लिए हवेली के डर को दूर कर दिया, लेकिन रात को जब मैं सोने लगी तो मुझे दोबारा वह भयानक चीख सुनाई दी। क्या यह सिर्फ मेरे मन का भ्रम था? एक दिन हम देहरादून की मशहूर रॉबर्ट्स केव देखने गए, जो एक प्राकृतिक गुफा है और बहुत खूबसूरत जगह है। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। गुफा के अंदर बहुत से लोग थे, लेकिन मुझे फिर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। जब हम गुफा के एक गहरे हिस्से में पहुंचे तो मुझे दोबारा वही धुनी की खुशबू महसूस हुई। मेरी नजरें चारों तरफ घूमने लगीं और मुझे एक पल के लिए लगा कि मैंने उस बुजुर्ग महिला को देखा, लेकिन वह फौरन गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें मलीं। क्या यह भी मेरा वहम था? एक नया किरदार, रहस्य का पर्दाफाश। उसी शाम हम देहरादून के एक स्थानीय बाजार में घूम रहे थे जब हमारी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वह एक बुजुर्ग पंडित थे जिनकी उम्र लगभग 70 साल होगी। उनका नाम पंडित राजेश था। वह एक किताबों की दुकान पर बैठे थे और उनकी आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। प्रकाश को किताबों का बहुत शौक था, तो वह उनसे बातचीत करने लगे।
पंडित राजेश एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में भी कुछ ऐसा था जो मुझे हवेली वाली बुजुर्ग महिला की याद दिला गया। उन्होंने प्रकाश से कहा, बेटा, तुम और तुम्हारी पत्नी हाल ही में किसी पुरानी जगह से होकर आए हो ना, जहां एक बरगद का पेड़ भी था। पंडित राजेश की बात सुनकर मेरे और प्रकाश के चेहरे पर हैरत छा गई। प्रकाश ने फौरन पूछा, आपको कैसे मालूम? हम वाकई एक ऐसी हवेली में रुके थे जहां हम रास्ता भूल गए थे। मुझे सब मालूम है बेटा, पंडित राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। उस हवेली को लोग भूतों की हवेली कहते हैं और वहां की बुजुर्ग महिला एक साध्वी है जो सदियों से वहां रह रही हैं। वह बहुत प्राचीन विद्याओं की विशेषज्ञ हैं और उनकी शक्तियां आम इंसानों की समझ से बाहर हैं। साध्वी? मैंने हैरान होकर पूछा। तो क्या वह कोई जादू करती हैं? बेटी, पंडित राजेश ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, वह जादू नहीं करती, वह सिद्धियांश प्राप्त करती हैं। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, लेकिन उनके कृत्य कभी कभी आम लोगों के लिए रहस्यमयी लग सकते हैं। तो क्या जो रात को हमने आवाजें सुनी थीं, वह उनके सिद्ध का हिस्सा थीं? आकाश ने भी बीच में पूछा। संभव है, पंडित राजेश ने सर हिलाया। वह अक्सर रात को अपनी सिद्धियों का उपयोग करती हैं, लेकिन असली बात यह है कि वह तुम लोगों से क्या चाहती थीं? कुछ नहीं, प्रकाश ने कहा। उन्होंने बस हमें रात गुजारने की जगह दी और रास्ता बताया। पंडित राजेश ने मेरी तरफ एक बार फिर देखा। बेटी, क्या तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही? मुझे बच्चों की कमी याद आई और मेरा दिल एक पल के लिए डूब गया। मैंने सर झुका लिया। उस साध्वी की नजरें बहुत तेज हैं। वह लोगों के दिलों को पढ़ लेती हैं। अगर उसने तुम्हें वहां रोका था तो हो सकता है कि वह तुम्हारी किसी दली इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, वह कभी कुछ नहीं कहती। उनके तरीके अलग होते हैं। उनकी मौजूदगी ही काफी होती है। और वह जो पानी देती है वह आम पानी नहीं होता। उसमें कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो इंसान की आंतरिक प्रणाली को बदल सकती हैं। पंडित राजेश की बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे वह अजीब स्वाद वाला पानी याद आया। सच्चाई का खुलासा और एक नया मकसद। पंडित राजेश ने हमें आगे बताया कि हवेली में जो टीवी मौजूद था वह उस साध्वी ने अपनी सिद्धियों के जरिए वहां पहुंचाया था ताकि वह बाहर की दुनिया से बेखबर न रहे, और उस टीवी के पीछे कोई और राज छिपा हुआ था। वह टीवी आम टीवी नहीं है, पंडित राजेश ने स्पष्ट किया। वह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वह तुम लोगों को देख रही थीं और तुम लोगों के इरादों को जांच रही थीं। तो क्या उन्होंने हमें देखा? मैंने भयभीत होकर पूछा। हाँ, पंडित राजेश ने सर हिलाया। उन्होंने तुम्हें और आकाश को भी देखा। उन्हें मालूम था कि तुम दोनों के दिलों में क्या चल रहा है, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने तुम लोगों को वहां रात गुजारने की पेशकश की। पंडित राजेश की बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वह बुजुर्ग महिला हमारे संबंध को जान चुकी थी? क्या वह चाहती थी कि हमारे बीच यह रिश्ता और गहरा हो? पंडित राजेश ने आखिर में कहा, फिक्र न करो, उनका मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। उनका मकसद तुम्हें कुछ देना है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है लेकिन तुम तक नहीं पहुंच पा रहा। हमने पंडित राजेश का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हुए। मेरे मन में एक नया तूफान बरपा था। अब मुझे सब कुछ एक नए दृष्टिकोण से देखना पड़ रहा था। बच्चों की कमी, आकाश की निकटता और फिर उस बुजुर्ग महिला का रहस्यमयी व्यवहार। क्या यह सब एक ही कड़ी का हिस्सा था? प्रकाश, जो शुरू में इन बातों को वहम समझ रहे थे, अब पंडित राजेश की बातों से काफी प्रभावित हुए थे। राधा, शायद वाकई वह बुजुर्ग महिला एक साध्वी थी और उनका कोई खास मकसद था। लेकिन क्या मकसद? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम, प्रकाश ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। देहरादून से वापसी, एक नई उम्मीद और बढ़ते हुए संदेह। देहरादून में हमारे कुछ दिन और गुजरे, लेकिन अब हम सबके मन में वह हवेली, वह बुजुर्ग महिला और पंडित राजेश की बातें थीं। आकाश भी खामोश था और उसकी नजरें अक्सर मुझ पर ठहर जातीं। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा गहराई और एक समझ थी जो हमारे बीच के संबंध को और मजबूत कर रही थी। वापसी के सफर पर जब हम हाईवे पर थे तो मैंने गाड़ी के आईने में पीछे की सीट पर बैठे आकाश को देखा। उसने मुझसे फुसफुसाहट में कहा, भाभी, मुझे लगता है कि वह साध्वी वाकई हमारी मदद करना चाहती थी। हाँ आकाश, मुझे भी यही लगता है, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद भगवान ने हमें उनसे मिलवाकर कोई खास संदेश भेजा है। जब हम चक्री रेस्ट एरिया के करीब से गुजरे तो मैंने गाड़ी से बाहर देखा। दूर कहीं उसी रहस्यमयी सड़क का मोड़ नजर आ रहा था जहां से हम हवेली की तरफ मुड़े थे। लेकिन अब वहां कोई डर या भय नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। पंडित राजेश की बातों ने मुझे एक नई सोच दी थी। क्या वाकई बुजुर्ग साध्वी ने मेरे अंदर कुछ बदला था? क्या उनके दिए गए पानी और उनकी मौजूदगी ने मेरे दिल की गहराइयों में कोई बदलाव किया था?
घर वापस आकर मेरी जिंदगी में एक नया सामान्य क्रम शुरू हुआ। मैं अब भी योगा करती थी, लेकिन अब मेरे मन में एक नया सुकून और उम्मीद थी। कुछ हफ्तों बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी सेहत में कोई बदलाव आ रहा है। मेरे दिल में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने डॉक्टर से संपर्क किया और मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रकाश भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए। हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया और मुझे पंडित राजेश की बातें याद आईं। क्या यह साध्वी का करिश्मा था? क्या यह उनकी सिद्धियों का असर था? बच्चे का जन्म और रहस्यमयी ब्लड ग्रुप। गर्भावस्था के आखिरी महीनों में प्रकाश का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ था। वह अक्सर खामोश रहते और गहरी सोच में डूबे रहते। मुझे लगता था कि वह हमारी आने वाली खुशी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता भी दिखाई देती थी। एक रात जब मैं सो रही थी, मैंने महसूस किया कि प्रकाश मेरे मोबाइल फोन में कुछ देख रहे हैं। मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि वह क्या देख रहे हैं। वह मेरे और आकाश के बीच की कॉल हिस्ट्री और मैसेजेस चेक कर रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या प्रकाश को हम पर शक हो गया था? बच्चे के जन्म का दिन करीब आ रहा था। प्रकाश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब बच्चे का जन्म हुआ तो वह एक खूबसूरत स्वस्थ लड़का था। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन प्रकाश के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक असामान्य परेशानी भी थी। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा था। डॉक्टर ने बच्चे की रिपोर्ट पर कुछ बात की और प्रकाश को अलग ले गए। मैंने उसे देखा कि वह डॉक्टर से बहस कर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। जब वह वापस आया तो उसने बच्चे को एक नज़र देखा, फिर मुझसे आंखें मिलाए बिना ही कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उसका यह व्यवहार बहुत अजीब लगा। शाम को जब हम घर वापस आए, प्रकाश खामोश और बोझिल था। रात को जब मैं बच्चे को दूध पिला रही थी तो प्रकाश मेरे पास आया। उसके हाथ में बच्चे के जन्म की रिपोर्ट थी। राधा, उसने बहुत धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ प्रकाश? मैंने परेशान होकर पूछा। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप मुझसे और तुमसे नहीं मिलता, उसने कहा। उसकी आवाज में उदासीनता थी। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और तुम्हारा बी पॉजिटिव है, लेकिन हमारे बेटे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं सदमे के आलम में उसकी तरफ देखने लगी। मुझे याद आया कि हवेली में आकाश का ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव था, जो उसने एक बार सफर के दौरान बताया था जब उसे हल्की चोट लगी थी। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। मेरे मन में पंडित राजेश की वह बात गूंजने लगी। उस साध्वी की नजरें बहुत तेज हैं। वह लोगों के दिलों को पढ़ लेती हैं। अगर उसने तुम्हें वहां रोका था तो हो सकता है कि वह तुम्हारी किसी दली इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रही हो। और एक और बात, राधा। प्रकाश की आवाज ने मुझे मेरे विचारों से बाहर निकाला। मुझे एक ख्वाब आया था, उसी रात जब हम हवेली में थे। मैंने देखा कि साध्वी ने तुम्हारे ऊपर एक काले रंग की चादर ओढ़ी हुई है और तुम मेरे सामने बैठी हो। साध्वी के हाथ में एक काले रंग की मिट्टी की गुड़िया है और वह उसे एक शोल में जला रही है। जैसे ही गुड़िया राख होती है, वह राख तुम्हारे सर पर डालती है और तुम मुस्कुराने लगती हो। और मैंने यह भी देखा कि आकाश तुमसे दूर हटकर खड़ा है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है। प्रकाश ने अपने शब्द कहते हुए मेरी आंखों में गहराई से देखा, मानो वह मेरे अंदर छिपे राज को जांच रहा हो। मेरे चेहरे का रंग पीला पड़ गया। क्या साध्वी ने कोई जादू किया था? क्या उसने मेरी इस खामोश इच्छा को पूरा किया था, जो मेरे दिल के किसी कोने में आकाश के लिए पनप रही थी? और क्या प्रकाश का ख्वाब उसी हकीकत की तस्वीर था? मैंने बेटे को देखा, जो सुकून से सो रहा था। उसके चेहरे पर आकाश से गैर मामूली समानता थी। ये मेरा और आकाश का राज था, जो अब एक जीवित हकीकत बन चुका था। प्रकाश की नज़रों में संदेह था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी मुझे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। आकाश का रहस्यमयी आगमन और एक नया खतरा। बच्चे के जन्म के 2 हफ्ते बाद आकाश अचानक हमारे घर आ गया। वह आमतौर पर बिना सूचना के नहीं आता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखें बार बार बच्चे की तरफ उठ रही थीं। प्रकाश उसे देखकर हैरान रह गए और उनकी माथे पर शिकन पड़ गईं। आकाश, तुम कैसे आ गए? प्रकाश ने पूछा। कोई खबर नहीं दी? मैं बस भाई साहब से मिलने आया था और भाभी को मुबारकबाद देने आया था, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था। वह बच्चे को उठाकर प्यार करने लगा और मुझे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी है जो बाप को होती है। प्रकाश ये सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर अधिक गंभीरता आती जा रही थी। अगले कुछ दिन आकाश हमारे साथ रहा। वह हर वक्त बच्चे के आसपास रहता और मुझे महसूस होता कि उसकी नज़रें बच्चे की तरफ नहीं, बल्कि मुझ पर केंद्रित हैं। एक रात जब प्रकाश सो रहे थे, आकाश मेरे कमरे में आया। भाभी, उसने फुसफुसाहट में कहा, मैं सब जानता हूँ। मैं कांप उठी। क्या जानते हो? जो उस रात हवेली में हुआ था।
उसने मेरे हाथ को हल्के से छुआ। वह सब साध्वी का किया धरा था। उसने हमारे दिलों को पढ़ लिया था, और उसने जो पानी हमें पिलाया था उसमें कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो हमारे रिश्ते को और मजबूत करने वाली थीं। मैंने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। क्या तुम भी महसूस करते हो? हाँ भाभी, उसने कहा। उसकी आंखों में एक तीव्र चाहत थी। मैं उस दिन से ही आपको अपनी जिंदगी में महसूस कर रहा हूँ। यह हमारा बच्चा है। मेरी सांस रुक गई। ये शब्द मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। मैंने उसे धक्का दिया और उसे कमरे से निकल जाने को कहा। मैं जानती थी कि यह खतरे की घंटी है। प्रकाश का निर्णय और एक भयानक सच्चाई का सामना। अगले दिन प्रकाश ने आकाश से कहा कि उसे वापस जाना चाहिए। आकाश ने बिना किसी प्रतिरोध के सामान बांधा और चला गया, लेकिन जाते हुए उसने मुझ पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली जो मुझे अंदर तक हिला गई। प्रकाश अब मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वह सिर्फ बच्चे को देखते और फिर मुझसे नजरें चुरा लेते। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वह बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। मेरा दिल डूब गया। मुझे मालूम था कि इसके बाद कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद प्रकाश की खामोशी और गहरी हो गई। वह अब पूरी तरह से मुझसे कट चुके थे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वह मुझे तलाक दे रहे हैं। यह खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। तुमने मुझे धोखा दिया है राधा, उन्होंने पहली बार अपनी आवाज़ बुलंद की। तुमने मेरी मोहब्बत, मेरे विश्वास को तोड़ा है। लेकिन प्रकाश, मैंने रोते हुए कहा, यह सब उस साध्वी की वजह से हुआ है। उसने हम पर कोई जादू किया था। प्रकाश ने मेरी बात सुनी और एक सर्दीली हंसी हंसा। जादू? राधा, तुम कब तक इस साध्वी के पीछे छिपोगी? तुम और आकाश एक दूसरे को पसंद करते थे और तुमने मुझे धोखा दिया। ये तुम्हारी इच्छा थी। प्रकाश की बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। क्या वाकई यह मेरी ही इच्छा थी जिसे साध्वी ने महसूस करके पूरा किया था? क्या मैं अपने दिल के अंदर आकाश को चाहने लगी थी? साध्वी का अंतिम संदेश और एक अज्ञात भविष्य। प्रकाश ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास अब सिर्फ मेरा बेटा था और मैं अकेली रह गई थी। आकाश ने मुझे कई बार फोन किया, लेकिन मैंने उसका फोन नहीं उठाया। मुझे उससे घृणा होने लगी थी। एक दिन मुझे एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। यह उसी बुजुर्ग साध्वी का नंबर था जिसे मैंने कभी सेव नहीं किया था। मैसेज में लिखा था, बेटी राधा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। एक नई जिंदगी ने जन्म लिया है और यह वही जिंदगी है जो तुम्हारे दिल में थी। तुम स्वतंत्र हो चुकी हो अपने वास्तविक रिश्ते के साथ। प्रकाश तुम्हारी किस्मत में नहीं था और आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सब किस्मत का लिखा था। तुमने जो चाहा तुम्हें वही मिला। मैं मैसेज पढ़कर सदमे में आ गई। क्या वह साध्वी वाकई हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी? क्या उसने हमारे दिलों को पढ़कर हमारे संबंध को हकीकत में बदल दिया था? मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका था। एक ऐसे मोड़ पर जहां मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा था और एक ऐसे रिश्ते का बोझ जिसे मैंने खुद पैदा नहीं किया था, लेकिन वह मेरी सबसे गहरी इच्छा का परिणाम था। आकाश का इंतजार था, लेकिन क्या मैं कभी उसे स्वीकार कर पाती? ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें भाग्य, प्रेम, छल और रहस्यमयी शक्तियों का ऐसा मेल था कि मुझे खुद नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा। क्या मैं कभी इस सच्चाई को स्वीकार कर पाती, या यह रहस्य मुझे हमेशा के लिए अपने चंगुल में रखता?